अ, नमस्कार। व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासुकी की ओर से मैं आप सभी व्यंग्य प्रेमियों का, व्यंग्यकारों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये डिजिटल पत्रिका जो व्यंग्य विधा पर केंद्रित है, पिछले 12 महीनों से निरंतर यूट्यूब पर प्रसारित हो रही है, आपकी शुभकामनाओं से। और पत्रिका का हर अंक किसी न किसी विषय पर केंद्रित रहा है। पत्रिका के कई खंड हैं, आप जानते हैं। पाथेय है, जिसमें व्यंग्य पुरोधाओं की रचनाओं का पाठ किया जाता है। संवाद है, जिसमें किसी महत्वपूर्ण रचनाकार साहित्यकार से साक्षात्कार लिया जाता है। चिंतन है, जिसमें व्यंग्य के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न पक्षों के बारे में महत्वपूर्ण साहित्यकारों से विचार विमर्श किया जाता है, उनके विचारों का आमंत्रित किया जाता है। एक भाग है व्यंग्य रचना का, जिसमें व्यंग्य रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं और व्यंग्य वीडियो का प्रसारण किया जाता है। तो सितंबर माह में जो व्यंग्य वीडियो केंद्रित थे वो हिंदी माह था, सितंबर माह। तो सारे व्यंग्य वीडियो जो थे वो हिंदी माह की दशा पर, दिशा पर और उसकी विसंगतियों पर केंद्रित थे। इस बार का ये जो व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी का रचना वाला जो खंड है, वो सोशल मीडिया की विसंगतियों पर केंद्रित है। आप जानते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, जिस पर ये पत्रिका भी प्रकाशित होती है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। कोई भी मीडिया पूर्ण नहीं होता। हर मीडिया की जहाँ विशेषताएं होती हैं, वहाँ उस मीडिया में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, खामियां रहती हैं, विसंगतियां रहती हैं। उन्हीं कमियों, खामियों और विसंगतियों पर आधारित व्यंग्य वीडियो का वाचन हमारे व्यंग्यकारों ने इस खंड में किया है। और इस बार हमें 5 राज्यों के 5 व्यंग्यकारों के व्यंग्य वीडियो, सोशल मीडिया की विसंगतियों पर केंद्रित व्यंग्य वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिसमें जबलपुर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ व्यंग्यकार जयप्रकाश पांडे जी का व्यंग्य वीडियो है। जयपुर राजस्थान के व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी जी का व्यंग्य वीडियो है, जो पाथेय खंड को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमें प्राप्त हुआ है हल्द्वानी उत्तराखंड से वरिष्ठ व्यंग्यकार मीना सदाना अरोड़ा जी का एक व्यंग्य वीडियो, और पुणे महाराष्ट्र की समीक्षा तेलंग जी का व्यंग्य वीडियो, और एक व्यंग्य वीडियो हमें प्राप्त हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश की व्यंग्यकार वीना सिंह जी का। यानी 5 अलग अलग राज्यों से 5 व्यंग्यकारों के वीडियो इस खंड के लिए प्राप्त हुए हैं, जो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है सभी वीडियो आपको पसंद आएंगे। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आपकी शुभकामनाएं और आपका सहयोग व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी को निरंतर मिलता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ ये व्यंग्य वीडियो आपके समक्ष, आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी रचना का शीर्षक है पाठक भर दे रे झोली। लेखक जी जब भी अपनी कोई रचना पूर्ण कर उसे प्रकाशित करवाने के लिए किसी अखबार या पत्रिका में भेजते हैं, तभी से उनकी बेचैनियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आजकल लेखन में 2 बार प्रसव पीड़ा सा एहसास हर लेखक को होता है। पहली बार जब वह रचना को जन्म देता है, और दूसरी बार तब जब वह रचना किसी अखबार या पत्रिका के पन्ने पर अपनी पहली किलकारी भरती है। इस बीच इंतजार की घड़ियां कितनी मुश्किल होती हैं, इसे कोई लेखक ही समझ सकता है। लेखक जी रात के समय बार बार लघु शंका के बहाने बाथरूम जाकर अपना मोबाइल खोलते हैं और ई-पेपर का इंतजार करते हैं। यह इंतजार कितना मुश्किल होता है, इसकी व्यथा कोई लेखक ही समझ सकता है। आजकल रचना लिखने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है छपने के बाद उसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शाया करना। यह भी चिंता रहती है कि कहीं हमारे प्रतिद्वंद्वी लेखक की रचना पहले प्रकाशित हो गई या प्रसारित हो गई तो हमारा नंबर कब आएगा। इसी चिंता में हर लेखक आजकल दुबला हुआ जाता है।
किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किसी का शुगर लेवल बढ़ रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न जाने कैसे कैसे प्लेटफार्म में रचनाएं भेजने की इस दौड़ में आजकल लेखक बहुत व्यस्त रहते हैं। बहरहाल लेखक जी की रचना प्रकाशित हो गई। यह पहला अवसर नहीं था कि उनकी कोई रचना किसी अखबार या पत्रिका में प्रकाशित हुई हो, लेकिन हर बार उनको यह एहसास होता है कि जैसे यह पहली बार प्रकाशित हुई हो। लेखक जी लेखन के प्रति जितने गंभीर हैं, उतने ही गंभीर इस बात पर भी हैं कि कहीं उनकी प्रतिक्रियाओं में कोई कमी ना आ जाए। हाल ही में उनकी जब रचना प्रकाशित हुई तो वह अल सवेरे उठे और करीब 4:30 बजे उन्होंने अपनी रचना सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म में शाया कर दी और साहित्यिक समूहों में प्रसारित कर दी। अब वह निरंतर मोबाइल की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि कब प्रतिक्रियाओं की बहाड़ उनके मोबाइल पर आना शुरू होगी। वह निरंतर सोच रहे थे। उनको लग रहा था कि जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं वह आराम से उठते हैं और उसके बाद प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन छन्नू बाबू उनके दोस्त हैं। वह आजकल अखबार पढ़ने का कार्यक्रम दीर्घ शंका के दौरान करते हैं। उनको लगा कि वह इस कार्य में लगे हुए होंगे और शीघ्र ही उनकी प्रतिक्रिया आने लगेगी। थोड़ी ही देर में टप 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 जैसे बरसात की बूंदें आवाज़ करती हैं, वैसे ही उनके मोबाइल पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। वह निरंतर मुस्कुराते हुए उन प्रतिक्रियाओं को पढ़ रहे थे कि अचानक उनको याद आया कि अधीर बाबू को क्या हुआ। अधीर बाबू जब अपनी रचना छपती है तो सबसे पहले मुझे ही फोन करते हैं और जब तक मैं प्रतिक्रिया नहीं कर देता तब तक निरंतर वो कभी मैसेज के द्वारा और कभी फ़ोन के द्वारा मुझे परेशान करते हैं। उन्होंने फ़ोन उठाया और अधीर बाबू को फ़ोन किया। अरे अधीर बाबू, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? आज 3.5 घंटे हो गए हैं और आपकी प्रतिक्रिया मेरी रचना पर अभी तक नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? गिव एंड टेक का ज़माना है। जब हम आपकी रचनाओं में प्रतिक्रिया करते हैं तो आपका दायित्व नहीं बनता कि आप भी हमारी रचना में प्रतिक्रिया करें। अधीर बाबू ने बहुत गंभीरता से उनकी बात सुनी और धीरे से बोले, लेखक जी, मैं इस समय शमशान घाट में हूँ। आज हमारे पड़ोस वाले दद्दा नहीं रहे। लेखक जी ने ओम शांति कहते हुए कुछ पल मौन रखा और उसके बाद में धीरे से बुदबुदाए, अरे अधीर बाबू सुनिए, जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित हो जाए आप एक किनारे आकर मेरी रचना को पढ़ते हुए उसमें प्रतिक्रिया भेज दीजिएगा। और आप तो वैसे ही रेडीमेड प्रतिक्रियाएं तैयार रखते हैं, किसी भी प्रतिक्रिया को उठाकर जो अच्छी से लगे भेज देना। अधीर बाबू ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। कुछ देर और प्रतिक्रियाएं आती रही, फिर से प्रतिक्रियाएं रुक गई। अब के लेखक जी ने अपने 10-20 दोस्तों को तुरंत संदेश भिजवाया कि भाइयों, जिसने भी मेरी आज की रचना पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, कृपया जल्दी से कर दें। अगले 15 मिनट में मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा। ऐसा ना हो कि आप मौका चूक जाएं। अगले 15 मिनट बाद फिर से प्रतिक्रियाएं आने के बाद लेखक जी ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को उठाया और सारी प्रतिक्रियाएं एक सांस में पढ़ने के बाद सबका आभार प्रकट किया और फिर से बिस्तर पर चित्त होकर लेट गए। रात गहरा रही थी। लेखक जी को नींद आने की चिंता थी, लेकिन यह भी चिंता लगी हुई थी कि कल सुबह 3-4 अखबारों में रचनाएं भेजी हुई हैं, उनमें कहीं कोई रचना प्रकाशित हो सकती है। लिहाजा
वह फिर से अपनी उसी क्रिया प्रतिक्रिया में लग गए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं समीक्षा तेलंग आप लोगों के सामने एक व्यंग प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है भूकंप का नशा। मैं हूँ गंभीर पत्रकार और पेश है आपके सामने इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। हमारे शहर की प्रख्यात भला सेवी बंड्या भाऊ अब नशे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक भी भूकंप के नशे में थे। नशा इतना था कि दाएं बाएं से निकलता व्यक्ति उस नशे को चूते हुए देख सकता था। किसी जमाने में टपकती छत देखकर लोग घबराने लगते थे। उन्हें कंगाली में आटा गीला होते हुए दिखने लगता था। आज तरह तरह के नशे की नदियां बहती हुई आसपास दिखती हैं, इसलिए लोगों ने चूती हुई छत से घबराना छोड़ दिया है। भूकंप के नशे का आलम ये था कि चरस, गांजा, अफीम जैसे नशे भी फीके पड़ते दिखे। जैसे ही धरती कांपी, सोशल मीडिया पर भूकंप की बाढ़ बहती हुई देखी गई। उसने अपनी चपेट में अराउंड द वर्ल्ड सबको ले लिया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था और भारत के कई राज्य एक साथ हिल रहे थे। अमूमन इसके उल्टे होता है, पहले भूकंप आता है फिर बाढ़ आती है। मगर सोशल मीडिया यदि सीधी खबरें सेट कर दे तब उसे अपना बोरिया बिस्तर लपेटने की नौबत आ सकती है। एक के बाद एक हजारों लाखों स्टेटस पर भूकंप आया था। स्टेटस से जगह का पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसके अपडेट की जल्दबाजी में लोग अपनी लोकेशन टैग करना भूल गए थे। बंड्या भाऊ ने इसके लिए एक तरकीब खोजी। जितने भूकंप के स्टेटस आ रहे थे उनके मालिकों की मिल्कियत छान मारी। छानने से जो शहर पकड़ में आया उसे एक कागज पर नोट करते गए। अब तक अच्छी सी ब्रेकिंग न्यूज उनके पास इकट्ठा हो गई थी। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर इस खबर को हाईलाइट करके डालना शुरू किया। कौन कौन से शहर और राज्य गिरफ्त में हैं, इसे बोल्ड करके अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वे इस कदर इस सामाजिक जागरूकता के कार्य में जुटे रहे जैसे पूरी दुनिया को सलामत रखने का बीड़ा उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा हो। बाद में पता चला कि ग्रुप पर वही साथी चैटिंग में व्यस्त थे जहां भूकंप समाचारों में था, जमीन से दूर था। जो शहर भूकंप के केंद्र थे वहां लोग सड़कों पर उतरे थे, वहीं से अपडेट कर रहे थे। सड़कों पर उत्सव का माहौल था। कोई तो इतने ढीठ थे कि वे उतरे ही नहीं। उनका सोचना था कि हर बात पर सड़क पर उतरना ठीक नहीं। ये प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा नहीं। कोई पलंग पर लेटकर पुस्तक पढ़ रहा था, कोई डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था, कोई सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। पुस्तक पढ़ने वाले और खाना खाते हुए लोग रोलर कोस्टर का आनंद ले रहे थे। टीवी देख रहा आदमी भूकंप की खबर को इस तरह देख रहा था जैसे बचपन में पहुंचकर सी सॉ खेल रहा हो। मतलब इस बार भूकंप ने बहुतों को अपने बचपन में यानी नॉस्टैल्जिया में पहुंचाने का नेक काम किया है। उन्हें भूकंप का शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना स्वार्थी होना भी ठीक नहीं। ये भी पता चला कि सड़क पर उतरने वालों का डर सड़क देखकर उड़नछू हो गया। बहुत से लोगों को अपने जीवन में पहली बार न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज पर बाइट देने का मौका मिला। एक बार फिर सिद्ध हुआ था कि भारतीय लोग आफत में भी अवसर खोज लेते हैं। इसलिए उन्हें चैनल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। बाकी समय तो उसे गाली ही देते हैं। इस बार भूकंप ने ये सब कमाल कर दिखाया। उधर सोशल मीडिया के कुछ साहित्यकार और कवि इस बात से खुश हो रहे थे कि कविता दिवस की कविता धरती भी नहीं झेल पाई। इस कारण उसे तेज चक्कर आने लगे। उनका कहना था कि पहले आए दिन कविता भूकंप का केंद्र होती थी, अब कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है।
टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की इन सभी भूकंपी खबरों ने बंड्या भाऊ को उसके नशे में खींच लिया था। 2 रात के बाद जब नॉर्मल होने का समय आया तो फिर एक बार एक नए शहर से भूकंप की खबर आई। अगले दिन पता चला कि गलत डेटा की वजह से अफवाह उड़ी थी। असल में अफवाह की स्पीड खबर से तेज होती है। बंड्या भाऊ ने इसे भी अपना धर्म समझते हुए लोगों को बचाने का बीड़ा उठाते हुए खबर कर दी। खबर पहुंचने तक वहां के लोगों ने एक भी झटका महसूस नहीं किया था। इस खबर ने उन्हें हिलाकर रख दिया। पूरे 24 घंटे उस शहर के लोग खबरों में भूकंप को महसूसते रहे। अगले दिन अफवाह का खंडन हो पाया, तब तक एक तीसरा भूकंप ब्रेकिंग न्यूज की शान बना था। इस बार जमीन नहीं खिसकी थी, बल्कि किसी के पैरों से जमीन खिसक गई थी। समाचार समाप्त होते हैं। शुभ रात्रि। नमस्कार, उत्तराखंड हल्द्वानी से मैं मीना अरोरा आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी रचना ऑनलाइन रहते थे कहाँ गए। आज सुबह फेसबुक पर उनके बारे में किसी की पोस्ट पर पढ़ा कि वो अब नहीं रहे। जिज्ञासु मन में प्रश्न उभरा, ऑनलाइन ही तो रहते थे, फिर अचानक कहाँ चले गए और फिर पोस्टकर्ता को कैसे ज्ञात हुआ? ये भी तो हो सकता है उनका नेट पैक खत्म हो गया। क्या उन्होंने कहीं कोई पोस्ट लिख कर छोड़ा या फिर कोई वॉइस मैसेज भेजा? समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे चले गए। वो तो अपनी हर पोस्ट में जीवन कैसे जीना चाहिए, स्वस्थ रहने के अचूक टोटके, नुस्खे और उपाय लिखकर भेजते थे। समाज में फैली विषमताएं, विसंगतियां उनसे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो उनके खिलाफ जमकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलते थे। उनके फॉलोअर्स भी कम नहीं थे। हर क्षेत्र के परोपकारी लोग उनसे जुड़े हुए थे। कई कल्याणकारी समितियों के वे मेंबर भी थे। समाज की विद्रूपताओं को जड़ से मिटा डालने को उन्होंने सोशल मीडिया पर अनेकों समूह बना डाले थे। मौका पाते ही वो साहित्यिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटकों द्वारा लोगों के विलुप्त होते विवेक को जागृत करने का नेक कार्य करते और करवाते थे। बेचारे अकेले ही रहते थे। पत्नी और बच्चों को उनके हाल पर उन्होंने कई वर्षों पहले ही छोड़ दिया था। सफल दाम्पत्य जीवन को कैसे जिया जाए, इस पर आधारित उनकी पुस्तक को पिछले वर्ष अवार्ड मिला था। वृद्धाश्रम जैसे संस्थानों का विरोध उन्होंने सदैव किया। उनका कहना था माता पिता की सेवा से पुण्य होता है। सो जब कभी उनकी पुण्य एकत्रित करने की प्रबल इच्छा जागृत होती तो वो बूढ़े माँ बाप को गांव से लाकर 2-3 सप्ताह तक उनकी सेवा में समय बिताते। किंतु बूढ़े बाप की खांसी और माँ की छड़ी टेक कर चलने की आवाज़ें उनके कानों में इतना शोर करती कि वह संतप्त हो उठते और शीघ्र ही अपने भाई के पास गाँव में उन्हें वापस छोड़ आते। अपने बुजुर्गों की सेवा कैसे करनी चाहिए के ज्ञान पर उन्हें किसी जन कल्याण समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। उनके सम्मान की चर्चा कई दिनों तक अखबारें बदल बदल कर सुर्खियां बनती रही। उन्हीं बुजुर्गों के स्वर्ग सिधारने की खबर जब उन्होंने सोशल मीडिया पर छेपी तो हजारों सहानुभूति भरे कमेंट्स ने उनके दिल से अधिक अंगूठे को लाइक बटन दबाने में घायल कर दिया। उनके नेक कार्यों में हिस्सा लेने को महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मंच पर आ धमकती, पर सफल वही होती जो समय नहीं या करुणा ना रोकर अपना तन मन धन अर्पित करने में बिल्कुल ना हिचकिचाती। उनके नाम की हवा बह रही थी। उनके विचारों से प्रभावित होकर सोशल मीडिया से जोंक की भांति चिपकी रहने वाली आधी से अधिक उम्र को पार करती नौजवान महिलाएं अधिक से अधिक उनके संपर्क में आ गई। परित्यक्ता तथा पति के नाम के आगे स्वर्गीय लिखकर जीवन यापन करने वाली महिलाओं से उनको खासी हमदर्दी थी। उन्मुक्त विचारों की महिला लेखकों का सानिध्य प्राप्त करते ही उनका साहित्यिक जीवन भी समृद्ध हो गया। धीरे धीरे लिखना कम और छपना अधिक आरंभ हो गया। इस सब ने उनका शब्दकोश खाली कर दिया। वह लेखनी से हर वर्ग को प्रभावित करना चाहते थे। अधिक व्यस्तताओं के चलते उनके पास स्वरचित रचनाओं का अभाव हो गया। ऐसे में पर रचित रचनाओं को अपना कहकर प्रकाशित कहने लगे। उनसे यदि कोई इस विषय पर पूछता तो वह बहुत सरलता से अपनी उदारता का बखान करते हुए कहते, वह जो करते हैं दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उन्हें देश के श्रेष्ठ संपादकों और प्रकाशकों का सानिध्य प्राप्त है। नए और अनाड़ी रचनाकारों की रचनाओं को कोई प्रकाशित नहीं करना चाहता। सो उन रचनाकारों की भले की सोच, उन गुमनाम लेखकों की रचनाओं की कुछ पंक्तियाँ अपनी रचनाओं संघोट कर वह प्रकाशित कर देती हैं। इस तरह पवित्र भावना के तहत किया गया कार्य गुप्त परोपकार के अंतर्गत आता है। एक उनकी आत्मा, दूसरा ईश्वर जानता है, वे कभी कुछ अनुचित नहीं करते थे।
उनके खिलाफ मुंह खोलने वालों को ब्लॉक कर उनका मुंह सिलना वह भली बात जानते थे। हकीकत में लोग फिल्म देखते हैं, बैकग्राउंड में क्या होता है उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप बहू को जिंदा जलाकर दहेज विरोधी भाषण दे सकते हैं, यकीन मानिए तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बलात्कारी पुरुष महिलाओं के सम्मान के लिए मोमबत्ती जलाकर मार्च पास्ट भी कर सकते हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उनकी आदत बन चुका था। ऑन मंच और ऑनलाइन दोनों जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के चक्कर में वह दिन रात डटे रहते। मंचीय प्रोग्राम शुरू होने से कई घंटे पूर्व वह कुर्सी पर जा बैठते और अंत तक वह डटे रहते। वह मंच से नेता अभिनेताओं के संग जबरन खींचे गए चित्र सोशल मीडिया पर चेपते समय अपनी गरिमामय उपस्थिति का बखान करने में कभी न चूकते। चित्र तभी तक सांस लेते हैं जब तक उन्हें कोई नज़र भर निहार कर उसकी प्रशंसा कर दे, और आजकल प्रशंसा पाने को दिन रात स्त्री पुरुष सोशल मीडिया के खलिहानों में तस्वीरों की खेती कर रहे हैं। इसी आत्ममुग्धता के लीन जीवन की विसंगतियों विषमताओं से दो दो हाथ करते अनजान लोग कब सोशल मीडिया पर एक दूसरे के करीबी साथी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। धर्म, मजहब, स्त्री पुरुष, अपना पराया, तेरा मेरा, मान अपमान, अमीर गरीब, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सब से ऊपर उठा ज्ञानी जीव साहित्य की एक अनोखी डोर से बन जाता है। एक दिन उस डोर को तोड़कर सबको छोड़कर उनके जीवन का नेट पैक खत्म हो जाता है। मोबाइल इज स्विच ऑफ, नो नेटवर्क, नॉट रीचेबल की लोरी का चलता बनता है। सोशल मीडिया से उपजे उनके मित्र, उनके अनुगामी, बिना किसी रिश्ते के रिश्तेदार गैलरी से उनकी तस्वीरें निकालकर धड़ाधड़ पोस्ट डालकर संवेदनाएं बटोर रहे हैं। आभासित दुनिया से अनंत हमदर्दी बटोरने वाली काया लपटों के इंतज़ार में अपनों की बाट जो रही है, पर अफसोस उनके अपने उनके साथ सोशल मीडिया पर नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जबलपुर से जयप्रकाश पांडे आपको एक व्यंग का सुना रहा हूँ। व्यंग का शीर्षक है सोशल मीडिया में जन्मदिन का लफड़ा। तो सुनिए, पहले जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता था तो सब लोग ताली बजाते हुए गाते थे कि बार बार ये दिन आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तब लोग जन्मदिन अच्छी तरह याद रखते थे, बहुत अच्छी तरह, कोई चूक नहीं होती थी। सोशल मीडिया के आ जाने से सच्ची में बार बार दिन ये आए का लफड़ा तो चालू हो गया है पक्का। कुछ लोग अपना जन्मदिन साल में 10 बार मनाने लगे हैं। सोशल मीडिया में जब मन आया तो फ़ोटो डाल दी, कभी अवतरण दिवस के नाम पर, कभी जन्मदिन के नाम पर, और कटोरा लेकर खड़े हो गए कि हमको लाइक दो, कमेंट दो, झूठ मूठ की बधाई दो, बिना मन के आशीर्वाद दो। वास्तव में हुआ ये है कि जब से अच्छे दिन आने वाले हैं की आशा जगाई गई, तभी से आम आदमी अच्छे दिन की भूल भुलैया में भटक रहा है। हालांकि अच्छे दिन आएंगे ऐसा कहने और सुनने में सचमुच अच्छा लगता है। मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया में दुख, परेशानियां, मुसीबतों के बीच जब खूब सारे लोग जन्मदिन की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देने लगते हैं तो वास्तव में अच्छा तो लगता है। इस दिन सचमुच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। भले सोशल मीडिया में जन्मदिन की पोस्ट आपने झूठ मूठ में डाल दी। साल भर में 2-4 बार अच्छे दिन लाने के लिए आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा साथ दे रहा है सबका। आजकल अच्छे दिन का एहसास कराने के लिए अपन झूठ मूठ के लिए फ़ोटो लगाकर अपना अवतरण दिवस या जन्मदिन की घोषणा कर देते हैं। और ये बात अलग है कि लोग इस झटके को हैप्पी बनाने के लिए हैप्पी बर्थडे का नाम दे देते हैं। जैसे आज मेरा सरकारी जन्मदिन कुछ और है, ये मुझे भी मालूम है, पर यह सच है कि अगर इस दुनिया में किसी नकली चीज़ पर भी सरकारी मोहर लग जाए तो वही असली हो जाती है। अब सबकी आदत झूठ को सच की तरह बोलने की हो गई है, माहौल ही बन गया है, तो क्या करिएगा। मेरा जन्मदिन मेरे बच्चों के अलावा किसी को याद नहीं रहता। घरवाली अक्सर इग्नोर करती है और बच्चे मुझे याद दिला देते हैं। फिर भी मैं भी भूलने की तो कोशिश करता हूँ।
मोबाइल में खामोखां केक और लड्डुओं का इतना ढेर लग जाता है कि अगर सब सजा दूं तो लोग घर को मिष्ठान भंडार समझ लेंगे। मुश्किल ये है कि आप इन्हें ना तो खा सकते हैं और ना पड़ोसी के यहाँ भिजवा सकते हैं। सबके सब मोबाइल से बाहर निकलते ही नहीं हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर मन में कुलबुलाहट होने लगती है कि और अचानक दादी असली वाले जन्मदिन की याद दिला देती है। मैं सोचता हूँ अभी 4 महीने पहले तो झूठ मूठ की इतनी बधाई और शुभकामनाएं बटोरी थी, फिर पोल न खुल जाए। पर मौसी है तो उधर देहरादून से फेसबुक में मेरी फ़ोटो के साथ हैप्पी बर्थडे की नई पोस्ट डाल देती है। फिर दिन भर बधाई और शुभकामनाओं का तांता लग जाता है। हालांकि कुछ लोग फ़ोन पर कटाक्ष करने लगते हैं, कहते हैं कि यार बताओ तो कि तुम साल में कितने बार पैदा हुए हो। अब आप ही बताओ कि बहुत लोगों को यदि अलग अलग माह में मेरा हैप्पी बर्थडे मनाने की इच्छा है तो मैं किसी को कैसे रोक सकता हूँ भाई। और एक बार तो परसाई जी को हम सूचना देने गए कि हम लोग इस बार आपका बड़े जंका मंका से जन्मदिन मनाएंगे, तो परसाई जी ने मना कर दिया कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाओ, लफड़े में पड़ जाओगे। तभी सामने बैठे एक साहित्यकार ने परसाई जी से कहा कि मुंबई में मटका किंग आपसे बिना पूछे आपका जन्मदिन मनाने लगेगा तो क्या आप उसे रोक पाओगे। जब से सोशल मीडिया आया है तब से बड़े बड़े साहित्यकारों के जन्मदिन लोग अपनी सुविधा से मनाने लगे हैं। व्यंग्य प्रोधा हरिशंकर परसाई जी के जन्मदिन मनाने की तो आजकल होड़ सी मची रहती है, जबकि उनका असली जन्मदिन किसी को पता नहीं। इधर व्यंगकार ज्ञान चतुर्वेदी जी का जन्मदिन सोशल मीडिया में लोग साल में 2 बार मनाने लगे हैं और मन भर बधाई और शुभकामनाएं दे देकर अपने को उनका खासम खास बनाने की जुगत में भिड़े रहते हैं। रोज़ घर के सामने की सड़क पर सफाई करने वाले छकौड़ी का जन्मदिन कोई नहीं मनाता। उसे हर कोई कह देता कि जब अच्छे दिन आएंगे तो तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। सोशल मीडिया ने जन्मदिन मनाने का ऐसा नशा बना दिया है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि मगरमच्छ जैसे निष्क्रिय रहने वाले समूह सदस्य भी जन्मदिन का मैसेज पढ़कर तुरंत तैयार शुदा बधाई प्रेषित करने में बिल्कुल देरी नहीं करते, तुरंत फॉरवर्ड वाला रेडीमेड मैसेज भेज देते हैं। फिर मुझे एक एक सदस्य को अलग अलग धन्यवाद प्रेषित करना ही पड़ता है, क्योंकि डर लगता है कि यदि धन्यवाद नहीं दिया तो सामने वाला नाराज़ होकर अगली बार बधाई और शुभकामनाएं न भेजे तो क्या। समूह के कुछ सदस्य तो समूह के अलावा अलग से भी बधाई का मैसेज भेज देते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊं।